आप सबका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है विलियन। उसके अंदर हम एक नियम है जिसे कहते हैं हेनरी का नियम, इसको समझेंगे। तो हेनरी का नियम किस बारे में है, पहले ये बात करते हैं। तो दो गैसों की विलेयता के बारे में हेनरी का नियम है। एक गैस जो मुख्य होगी उसे विलय कर देंगे, उसमें एक दूसरी गैस को लेंगे उसको विलय कर देंगे। यानी दो गैसों की विलेयता किस प्रकार है उसके बारे में हेनरी भाई साहब ने चर्चा की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके अंदर बात करते हैं इनके स्टेटमेंट की। हेनरी ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि एक समीकरण में याद कर सकते हैं एम समानुपाती पी एट कांस्टेंट टी, ये कहा था हेनरी भाई साहब ने। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके अनुसार हेनरी के अनुसार इन्होंने कहा था स्थिर ताप पर, यानी टी बाहर लिखा, टी कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, यह है गैस की विलेयता, गैस की विलेयता। ठीक है, उसके दाब के समानुपाती होती है ना, ये गैस की विलेयता ये दाब के समानुपाती होती है। कब होगी, जब ताप को स्थिर रखा जाए। ये थी हेनरी भाई साहब के जो स्टेटमेंट था उनका। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं, हमने बात की अभी, एम एम समानुपाती पी, या इसको इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसे कह देंगे के और पी। ये एक हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है, इस समीकरण में क्या क्या है अभी हम देखते हैं। तो इस समीकरण के अंदर तीन बातें हैं। पहली यह है एम क्या है, यह है घुली हुई गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, यह है एक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक कह सकते हैं इसे, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, और ये क्या है, ये साम्य अवस्था पर दाब है। साम्य अवस्था पर जो दाब है वो है साम्य अवस्था पर दाब है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक समीकरण। अब इसके बाद आगे बात करें, हेनरी भाई साहब ने कहा था कि जो घुली हुई गैस है, ठीक है ना, उसकी विलेयता के स्थान पर अगर हम मोल फ्रैक्शन का यूज करें तो तब उन्होंने कहा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी वाष्प अवस्था में आंशिक दाब है, वो जो मोल फ्रैक्शन होती है गैस की उसके समानुपाती होता है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन का दाब से संबंध बताया था। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये एक समीकरण हमारे पास और आ गया, पी समानुपाती एक्स गैस क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन किसी गैस का। इसके बाद इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, P बराबर KH एक्स गैस, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये दाब हो गया, और ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक। एक नई समीकरण हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये हेनरी स्थिरांक कहलाता है। अब अगला इसके अंदर आपके एक ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ इस प्रकार है कि यहां पर इधर तो लेना है हमने आंशिक दाब P और इधर लेना है मोल फ्रैक्शन गैस का। इन दोनों के बीच ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, इसलिए इनका ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त या सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास समीकरण क्या थी, हमारे पास समीकरण थी P बराबर KH एक्स गैस। इस समीकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स गैस बराबर P बट्टा KH। तो इस समीकरण से मतलब ये हुआ कि जिन गैसों के लिए KH का मान ज़्यादा होता है उनकी क्या होती है, गैसों की विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। यह तो है गैस की विलेयता। ठीक है ना, विलेयता है, विलेयता की जगह हमने मोल फ्रैक्शन लिया था, यह है गैसों की विलेयता, और यह है हेनरी स्थिरांक।
तो जिन गैसों के लिए KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान कम होता है, ये मान कम होता जाता है, गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है, और ये मान बढ़ता जाता है तब गैसों की विलेयता कम होती है। बढ़ने पर कम होती है और ये घटने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। इस संबंध से ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ देखते हैं। ये संबंध हमने देख लिया। इसके बाद N2 और O2 दो ऐसी गैसें हैं, अगर इनके लिए KH का मान बढ़ाएं तो क्या होता है, इनकी विलेयता, KH के मान बढ़ते हैं, अतः इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या है, घटती है। ठीक है, इसलिए कि जो जीव है वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहते हैं इन गैसों के लिए ताप बढ़ाने पर। ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर इनके KH के मान घटते हैं। KH के मान घटते हैं इसलिए क्या है, KH के मान बढ़ते हैं, ताप बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, KH के मान बढ़ते हैं, इसलिए गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक जीवों का रहना आरामदायक होता है। इसके बाद कुछ गैसों के आपको KH के मान पता होना चाहिए। 298 केल्विन पर होते हैं। 298 केल्विन पर सबसे ज़्यादा किसी गैस का जो KH का मान होता है वो होता है हीलियम का। तो हीलियम की विलेयता सबसे कम होगी। ठीक है ना, KH के बढ़ते मान है। उसके बाद होता है वैल्यू, ऐसे याद रख लो, आप बाद में अरेंज कर लेना। इसका होता है 144 के लगभग। ठीक है, और हाइड्रोजन है, इसका होता है 69 पॉइंट समथिंग। इसके बाद नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नहीं लेंगे क्योंकि ये दो, N2 होता है। ठीक है, N2 का 298 केल्विन पर 76 पॉइंट समथिंग होता है। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 34 पॉइंट समथिंग, और ये 298 केल्विन पर है। उसके बाद बात करते हैं अन्य गैसों की। तो एक गैस है ऑर्गन, इस गैस का 40 पॉइंट समथिंग मान होता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका होता है 1.67, एंड लास्ट में है CH4 मेथेन। तो CH4 मेथेन का मान कितना होता है, ये होता है 0.41। तो कहने का मतलब हुआ ये हेनरी स्थिरांक के मान है। तो इन मानों के आधार पर आप अरेंज कर सकते हैं। जिसका हेनरी स्थिरांक का मान सबसे ज़्यादा है, जैसे हीलियम का है 144 से, इसकी विलेयता सबसे कम होगी। और यहाँ पर सबसे कम हेनरी स्थिरांक का मान है मेथेन का 0.41 और कार्बन डाइऑक्साइड का 1.61। तो इनकी जो गैसों में विलेयता है वो सबसे ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं करेंगे, और वो बात होगी हेनरी नियम है, इसकी लिमिट्स क्या होती है। हेनरी नियम है, इसकी सीमाएं किस प्रकार है, लिमिट किस प्रकार है। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात है कि जो दाब है P वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताप है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगली शर्त है इसकी, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस ये दोनों अवस्था में समान हो। यानी जो गैस की आणविक अवस्था है द्रव में हो या गैस, ये दोनों अवस्था में समान होनी चाहिए। ठीक है ना, और आगे बात करते हैं कि NH3 व HCl गैसें बेंजीन विलायक में अल्प विलय, अतः बेंजीन में NH3 व HCl की विलेयता के लिए हेनरी नियम लागू है। यानी कि एक तो क्या है NH3 और एक है HCl। ये क्या है, ये बेंजीन विलायक में अल्प विलय, अतः बेंजीन में जब इन्हें विलय करेंगे अल्प विलय, तब वहाँ पर हेनरी नियम लागू होता है। इसके अलावा जल में NH3 गैस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, NH3 गैस है, इसको एक साइड रख देते हैं। ये क्या करती है, जल से क्रिया करके क्या करती है, NH4OH बनाती है। ठीक है, और HCl गैस है, जल में H+ और Cl- आयनित हो जाती है। अतः जल में NH3 और HCl गैसों की विलेयता पर हेनरी का नियम नहीं लगता। यानी कि NH3 और HCl है, बेंजीन में अल्प विलय, यहाँ पर हेनरी का नियम लगता है, जबकि जल में विलय करते हैं इनको तब नहीं लगता। ठीक है, ये बात बताना चाहिए थी। हेनरी के नियम के कुछ क्या कहते हैं कि लिमिट्स। अब हेनरी नियम के हम अनुप्रयोग देखते हैं। अब देखते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम है उसके एप्लीकेशन देखते हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, एक पहला इसमें हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा कि शीतल पेय या तो कोई ना कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं। यानी सोडा वाटर, या कह सकते हैं कि सोडा वाटर या पेय पदार्थ की आती है बोतल, उसमें जो CO2 है उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए उसे
उच्च दाब पर बंद किया जाता है। ये पहला अनुप्रयोग है, किसका? उच्च दाब पर बंद करते हैं, ये हेनरी नियम का। दूसरा है जो गोताखोर जाते हैं तैरने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि बबल्स बनने की रहती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा शरीर के अंदर, ठीक है ना, बबल्स बन सकते हैं वहाँ पर। तो इसमें क्या है, गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम मिलाई जाती है, यानी कि जो गोताखोर होते हैं, दूसरा है गोताखोर है, वो जब जाते हैं तैरने के लिए तब उसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये क्या है बॉडी में अंदर जाकर बबल्स उत्पन्न करती है, और उससे क्या है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित होता है, इसलिए उसके गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है, ठीक है। तो हीलियम गैस कितनी मिलाई जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए, पूरी नहीं मिलाई जाती, हीलियम गैस मिलाई जाती है लगभग 11.7%, और नाइट्रोजन गैस होती है उसके अंदर 56.2 के लगभग, और ऑक्सीजन होती है उसके अंदर सिलेंडर में 32%। इसके अलावा एक अनुप्रयोग और है हेनरी नियम का, वो है एनोक्सिया बीमारी, यानी कि जब ऊंचे पहाड़ होते हैं वहाँ पर जब जाते हैं तो इस स्थानों पर O2 यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, अर्थात O2 की सांद्रता कम होती है। यानी पहाड़ों पर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है ना, ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, तब उनकी क्या है कि ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं एनोक्सिया, ठीक है। तो ये 3 थे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या बात की फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हेनरी का नियम गैसों की विलेयता को बताता है, और गैसों की विलेयता दाब के समानुपाती होती है यदि ताप को स्थिर रखे, और m बराबर Kp होता है, K एक स्थिरांक है। उसके अलावा हेनरी भाई साहब ने क्या किया कि जो मोल अंश है उसके साथ भी दाब का संबंध देखा, तो वो तो मोल अंश के भी समानुपाती होती है, और KH एक स्थिरांक होता है, उसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। P का मोल अंश के साथ एक ग्राफ है, वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा जो KH का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता कम होती है, जबकि कम होने पर बढ़ती है। इस आधार पर फिर हमने बात की थी 298 केल्विन पर कुछ गैसों की, तो हीलियम में सबसे कम विलेयता होती है उसकी, ठीक है, क्योंकि उसका हेनरी स्थिरांक का मान ज़्यादा है, इसलिए सिलेंडरों में भी मिलाते हैं जहाँ गोताखोरों में, क्योंकि इसकी विलेयता कम होती है। और सबसे ज़्यादा विलेयता होती है CH4 कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। और हेनरी नियम की सीमाएं थी, दाब बहुत ज़्यादा ना हो, ताप बहुत कम ना हो। NH3 और HCl ये बेंजीन में जब घोलते हैं तब वहाँ हेनरी नियम लगता है, जबकि जल में घोलते हैं तब हेनरी नियम नहीं लगता। अनुप्रयोग देखे थे, सोडा वाटर में CO2 है, उसको क्या उच्च दाब पर बंद करते हैं, गोताखोर जब जाते हैं तो उनके हीलियम मिलाई जाती है। इसके अलावा पहाड़ों पर जब चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, और शरीर में कमजोरी होने लगती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, एनोक्सिया बीमारी हो जाती है। ये थे हेनरी नियम के 3 अनुप्रयोग। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।